डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज और शियर स्ट्रेंथ के टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हैं इनके 81 से लेके 116 तक। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज एंड शियर स्ट्रेंथ के टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है कि सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट है। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है कि सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट है जिसकी डेंसिटी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या होगा? 5 मीटर डेप्थ पे। तो ये जैसे ग्राउंड सरफेस है, यहाँ से 5 मीटर की डेप्थ पे यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा गया है। और ये यहाँ पर जो सॉइल है इसका ये डेंसिटी दी गई है, स्पेसिफिक वेट दिया गया है किलो न्यूटन, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अब इसके टाइप के क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पर इनको मेंशन करना चाहिए कि वाटर टेबल है वो कहाँ पे है, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है, तो हम ये मान रहे हैं कि ग्राउंड सरफेस पर ही आपका वाटर टेबल है और इसीलिए ये वाटर टेबल है जिसके नीचे की सोइल है जो कि सैचुरेटेड है। तो इस केस में यहाँ पर टोटल स्ट्रेस हो जाएगा 22 इंटू 5। इफेक्टिव स्ट्रेस होगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? अगर वाटर टेबल यहीं पर है तो गामा डब्ल्यू इंटू 5, गामा डब्ल्यू को हम 10 लेंगे तो ये 10 इंटू 5 राउंड ऑफ करके, तो ये 110 माइनस 50 करके ये आ रहा है यहाँ पर 60, ऑप्शन सी। हालांकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन पर कोई बोनस मार्क्स या करेक्शन नहीं होते हैं काफी बार। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है कि पाइपिंग कब अक्कर होता है सोइल्स में। तो सीपेज फोर्स को, मैंने सीपेज प्रेशर को जब डिस्कस किया तो मैंने बोला था कि पर यूनिट वॉल्यूम जो सीपेज फोर्स एक्ट करेगा वो होगा आई इंटू गामा डब्ल्यू। अब फॉर एग्जाम्पल ये कोई डैम है, यहाँ पर इसमें आपको पता है कि हाई हेड पे वाटर स्टोर किया हुआ है, इधर की साइड हेड लो है। आई होता है H/L। डैम है वो, अगर अर्थन डैम है तो इसके अंदर से सीपेज होगा। जो सीपेज फ्लो हो रहा है उसके लिए आई आपका आ जाएगा H/L। एच की वैल्यू काफी ज्यादा है, जो दोनों साइड का हेड डिफरेंस है वो, इसके कारण आई की वैल्यू काफी ज्यादा होगी और सीपेज फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। सीपेज फोर्स अगर काफी ज्यादा है तो उस केस में वो इफेक्टिव स्ट्रेस को भी बैलेंस कर सकता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाए। इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा आपका सिग्मा डेस, क्योंकि सीपेज फोर्स भी एक्ट कर रहा है वहां पे और वो अपोजिट डायरेक्शन में है। और इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होने के कारण यहाँ पर पाइपिंग की प्रॉब्लम अकर होगी। एग्जैक्टली होता क्या है पाइपिंग कि यहाँ पर जो वाटर एग्जिट कर रहा है उसकी आई ज्यादा होने के कारण उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, v इक्वल टू के आई होता है। वेलोसिटी कहीं पर भी ज्यादा होगी तो सोइल में इरोजन होगा, पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है तो क्या करेगा वो यहाँ आसपास की सोइल्स को अपने साथ इरोजन करके ले जाएगा। अब क्या हुआ? अब आपका पाथ बच गया है इतना ही, क्योंकि यहाँ पर इतनी डिस्टेंस के तो होल बन गया है यहाँ पे, क्योंकि सारी की सारी यहाँ के पार्टिकल्स है वो चले गए हैं पानी के साथ में बह के। अब आई इक्वल होता है H/L, आपका एल रिड्यूस हो गया, आई और ज्यादा बढ़ेगा, वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ेगी, इरोजन और ज्यादा होगा। और ऐसे करते करते ये बैकवर्ड फ्लो होते होते ऐसा होता है कि ये यहाँ तक पहुंच जाता है और आपका डैम पूरा ही कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि बीच में एक होल बन गया है डैम में। तो इसको पाइपिंग फेलियर बोलते हैं। सी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है कि लिक्विफिकेशन के लिए मोस्ट ससेप्टेबल सॉइल्स कौन सी होती हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पहले तो लिक्विफिकेशन होता क्या है, कोई सॉइल है उसमें कुछ डायनेमिक फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक के कारण वाइब्रेशंस आ गए, आसपास कुछ उसमें पाइल ड्राइव कर रहे हैं, कोई डायनेमिक फोर्सेस लग रहे हैं जिनके कारण आपका पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है और इसके कारण आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है। ये कंडीशन होती है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन क्यों बोलते हैं इसमें? क्योंकि सोइल इसमें बिहेव करने लग जाती है एज ए लिक्विड। एज ए लिक्विड क्यों बिहेव करने लग जाती है? क्योंकि इसकी शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है, तो लिक्विड्स की शियर स्ट्रेंथ जीरो होती है। अब अगर हम बात करें क्ले की और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स की, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स है उनमें ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। क्ले में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्ले की जो जनरल शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है वो ये है। क्ले में कोहेशन भी होगा, तो इसके कारण क्ले में सिर्फ सिग्मा डेस जीरो होने के कारण एस जीरो नहीं होगा, बट कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स में हो सकता है। और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स में फिर अगर हम बात करें ग्रेवल, डेंस सैंड, लूज सैंड, तो ग्रेवल थोड़ा हैवी होता है तो उसमें इतना इजीली लिक्विफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। सैंड में ये पाया जाता है, क्विक सैंड भी सैंड में ही होता है। और यहाँ पर अगर हम डेंस और लूज को कंपेयर करें तो डेंस में वॉइड रेशियो कम होगा, तो वहां पर वो फिनोमिना कम देखने को मिलेगी। लूज सैंड जो है
उसमें ये फिनोमेना हमें देखने को मिलेगी, अब भी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया है कि सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। तो ये तो मैंने बताया था, आपको फॉर्मूला याद रखना है, आई गामा डब्ल्यू होता है। यहाँ पर बस ये करेक्शन है, इन्होंने जी डब्ल्यू लिख दिया गामा डब्ल्यू को, और डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया है कि लिक्विफिकेशन अगर सोयल में हो रहा है अर्थक्वेक में, तो कौन सा मतलब कहीं पर क्रैकिंग आ रही है, कहाँ पर आ रही है, फ्लोर्स में आ सकती है, वॉल में, बीम में, बालकनी में। तो इन सब में क्रैकिंग आ रही है, तो कौन सी क्रैकिंग है वो लिक्विफिकेशन की वजह से नहीं होगी। तो अगर सिर्फ बालकनी आपकी डैमेज हो रही है, उसमें सिर्फ क्रैकिंग आ रही है, तो ये लिक्विफिकेशन की वजह से नहीं होगा, क्योंकि लिक्विफिकेशन है वो स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, जैसे बीम, कॉलम, फ्लोर, वॉल, इन सब में क्रैक्स दिखेंगे लिक्विफिकेशन के कारण। अगर सिर्फ और सिर्फ बालकनी में क्रैक दिख रहे हैं तो वो लिक्विफिकेशन के कारण नहीं है। बी है आंसर यहाँ पर, सॉरी डी होगा, गलती से बी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है कि वाटर टेबल है वो अबव द ग्राउंड सरफेस अगर राइज हो रही है तो क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि ये यहाँ पर वाटर टेबल था, ये ग्राउंड सरफेस है। अब अगर इसके ऊपर इस तरीके से हम वाटर स्टोर कर दें, तो ग्राउंड सरफेस से ऊपर अगर राइज हो रही है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में हमने देखा था जब हमने थ्योरी पढ़ी कि सिग्मा डेस इक्वल होता है सिग्मा माइनस यू। सिग्मा इसमें कितना इंक्रीज होगा, अगर ये हाइट एच है तो टोटल स्ट्रेस इंक्रीज होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच से, पोर वाटर प्रेशर भी इंक्रीज होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच से। तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो जीरो आ जाएगा, इंक्रीज का डिफरेंस। तो सिग्मा डेस में कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होंगे 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए स्विमिंग पूल। ये फ्री वाटर सरफेस है, ये आपका स्विमिंग पूल है, आपको यहाँ से 5 मीटर की डेप्थ पे, ये यहाँ पे वाटर है पूरे में, यहाँ पर आपको टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा है। टोटल स्ट्रेस क्या होगा, उसके ऊपर सोयल वाटर सरचार्ज जो भी आ रहा है उसके वेट के कारण होगा। तो ये होगा, ये हाइट इंटू गामा डब्ल्यू। पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, वाटर जो फ्री वाटर सरफेस है यहाँ पर है, इनके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो एच अगर लिखूँ मैं 5 मीटर को तो एच इंटू गामा डब्ल्यू। तो सिग्मा डेस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो है। यहाँ पे आपसे पूछा गया इफेक्टिव स्ट्रेस, तो ये जीरो है और ये जीरो नहीं होगा टोटल स्ट्रेस। तो वैसे तो क्वेश्चन में आप बिना कैलकुलेट किए भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक में वैल्यू आ रही है और दूसरे में जीरो आ रहा है। बट फिर भी आप इसको अगर सोल्व करना चाहो तो फिर आपको यूनिट्स कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। गामा डब्ल्यू होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर इसको कन्वर्ट करना है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मीटर को आप रखोगे 10 स्क्वायर 10⁻², इंटू इसका यहाँ पर ये सॉरी केजी पर मीटर क्यूब होता है ना, तो ये क्यूब करोगे तो ये आएगा 10⁻³ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिग्मा आपको निकालना है तो 10⁻³ kg पर, अगेन सेंटीमीटर क्यूब होगा, सॉरी केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आया गामा डब्ल्यू। इसको आप एच यानी 5 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन उससे पहले आपको 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 100, और इसको सोल्व करने पे ये 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 में दिए है कि वाटर टेबल अगर ग्राउंड सरफेस तक राइज हो जाए तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस कैसे अफेक्ट होंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, लेकिन ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है और रिपीट होता है एग्जाम्स में। ये यहाँ पर मान लिया ग्राउंड सरफेस है, पहले मान लिया वाटर टेबल यहाँ पे था, अभी वाटर टेबल राइज होकर ग्राउंड सरफेस तक चला गया। तो पूछा है इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर कैसे चेंज होंगे। अब यहाँ पर एक एजम्पशन है कि ये सोइल आपकी सेचुरेटेड थी, जब वाटर टेबल यहाँ पे था तो भी आपकी सोइल सेचुरेटेड थी, कैपिलरी के कारण सेचुरेटेड हो सकती है, और अब वाटर टेबल यहाँ पे पहुंच गया, तो सिग्मा आपका जो टोटल स्ट्रेस की टर्म है वो तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये सोइल सेचुरेटेड थी पहले भी और अब भी, तो इसका गामा तो सेचुरेटेड वाला ही आएगा, और ये हाइट अगर एच है तो सेचुरेटेड इंटू एच होगा। पोर वाटर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो वो इंक्रीज होगा, पहले जो था उससे अब इंक्रीज हो जाएगा इस वैल्यू से, यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू एच, अगर हाइट है तो गामा डब्ल्यू इंटू एच। सिग्मा डेस की अगर बात करें तो क्या होगा, गामा सेचुरेटेड इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच।
और इनिशियली सिग्मा डेस क्या था, मैं इसको 2 लिख देती हूँ। और इनिशियली जब वाटर टेबल यहाँ पर था तो उस केस में सिग्मा डेस क्या था, उस केस में पोर वाटर प्रेशर आपका 0 था और सिग्मा डेस इक्वल था टोटल स्ट्रेस के, और टोटल स्ट्रेस आपका था गामा सैचुरेटेड इनटू एच। तो अब किस किस में चेंज आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टोटल स्ट्रेस आपका एज इट इज रह रहा है क्योंकि गामा आपका चेंज नहीं हो रहा है, और पोर वाटर प्रेशर आपका बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखें ऑप्शंस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज, बी हो जाएगा आपका आंसर। अजम्पशन है कि सोइल पहले भी सैचुरेटेड थी जब वाटर टेबल नीचे था यहाँ पर, या इससे नीचे तब भी। क्वेश्चन नंबर 90 में दी है कि इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सोइल है वो कैसे अफेक्ट करेगा वॉइड रेशियो और परमेबिलिटी को। तो आपको समझ आ रही होगी ये चीज, तो कि इफेक्टिव स्ट्रेस यानी कंप्रेशन ही है। आप अगर कंप्रेस करोगे किसी भी मटेरियल को तो उसमें वॉइड्स कम होंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा पास पास आएंगे, तो वॉइड रेशियो आपका रिड्यूस होगा। परमेबिलिटी के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ई प्रोपोर्शनल होता है क्यूब अपॉन 1 प्लस ई के, तो वॉइड रेशियो रिड्यूस होगा तो के भी रिड्यूस होगा, तो सी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है कि 10 मीटर थिक क्ले की कोर लेयर है जो कि नीचे, उसके नीचे है एक सैंड की लेयर जिसकी 20 मीटर थिकनेस है, और यहाँ पर वाटर टेबल है वो है 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ क्ले लेयर, यानी क्ले लेयर के मिड पॉइंट पे यहाँ पर वाटर टेबल है इनिशियली। गामा सैचुरेटेड यानी जो सोइल है उसका गामा है 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ वाटर इज गामा डब्ल्यू। नाउ द वाटर टेबल राइजेस टू द सरफेस, पर अब वाटर टेबल यहाँ पे आ गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट पी पे कैसे चेंज होगा, इस पी वाले पॉइंट पे पूछा आपको इफेक्टिव स्ट्रेस। एक इन्फॉर्मेशन आपको और दी है कि जब वाटर टेबल यहाँ पर था, क्ले लेयर के मिड में था, तब भी पूरी की पूरी क्ले की लेयर है वो सैचुरेटेड थी। सबसे पहले तो आपको पी पे पूछा है तो नीचे सैंड वाले का तो आपको कुछ करना नहीं है। पी पॉइंट पर जब आप इनिशियली वाटर टेबल जब यहाँ पर है तो उस टाइम टोटल प्रेशर को मैं सिग्मा 1 से डिनोट कर रही हूँ, और ये इक्वल होगा गामा सैचुरेटेड इंटू 10। यू की बात करूं तो होगा 5 इंटू गामा डब्ल्यू। सिग्मा डेस आ जाएगा गामा सैचुरेटेड इंटू 10 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 5, इनको 1 से डिनोट कर देते हैं। सेकेंड सिनेरियो में क्या हो, सिग्मा 2 आपका सेम ही रहेगा क्योंकि गामा तो आपका सोइल का चेंज हो नहीं रहा है। यू आपका चेंज हो जाएगा 10 इंटू गामा डब्ल्यू U2। सिग्मा 2 डेस आपका आ जाएगा गामा सैचुरेटेड इंटू 10 माइनस 10 इंटू गामा डब्ल्यू। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो डिक्रीज हुआ इफेक्टिव स्ट्रेस 5 गामा डब्ल्यू से, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है कि मोस्ट ससेप्टेबल सॉइल्स क्या है लिक्विफिकेशन के लिए। पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया, वो किसी एमसीक्यू बुक का था, ये गेट में पूछा हुआ है। सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड्स हैं यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज की, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगी, ससेप्टेबल होंगी लिक्विफिकेशन होने के, मतलब चांसेस उनमें सबसे ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया है कि एक फाइन सैंड है जिसका पोरोसिटी n है, स्पेसिफिक ग्रेविटी g है, हार्डली ग्रेडियंट क्या होगा डिपॉजिट का बॉइलिंग कंडीशन ऑफ सैंड के लिए। क्विक सैंड को ही बॉइलिंग कंडीशन ऑफ सैंड बोला जाता है। मैंने आपको बताया था कि IC की वैल्यू अगर इसके इक्वल हो जाए तो क्विक सैंड की कंडीशन अकर होंगी। यहाँ पर आपको वॉइड रेशियो की जगह पोरोसिटी की टर्म में इक्वेशन दी है, तो आप इसको कर सकते हो चेंज। ई की जगह आप क्या रखोगे, n अपॉन 1 माइनस एन, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, तो g माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एन प्लस एन, और ये आपका आ जाएगा g माइनस 1 1 माइनस एन, और यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है कि एक सर्टेन सॉइल सैंपल है जिसकी पोरोसिटी 80% है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, तो क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट क्या होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने निकाला कि ये फॉर्मूला n की फॉर्म में इस तरीके से होता है, तो बस आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, 2.7 माइनस 1, 1 माइनस 0.8, 1.7 इंटू 0.2, और ये आंसर आ जाएगा 0.34, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है कि सीपेज फोर्स इन सॉइल किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें पता है कि सीपेज फोर्स होता है वो आई गामा डब्ल्यू होता है, तो ये गामा डब्ल्यू और आई के प्रोपोर्शनल होगा, यानी एग्जिट ग्रेडियंट है उसके प्रोपोर्शनल होगा। एग्जिट ग्रेडियंट क्या है आपका, H अपॉन एल। एच है इनलेट और आउटलेट के बीच में जो हेड लॉस है वो,
और एल है जो पाथ है उसकी लेंथ, तो ए आ गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है कि ट्राइएक्सियल टेस्ट जब कंडक्ट किया गया है ग्रेनुलर सॉइल पर, ग्रेनुलर सॉइल यानी सी है उसको हम 0 लेंगे, तो फेलियर के टाइम पे सिग्मा 1 डेज और सिग्मा 3 डेज का रेशियो 4 था। इफेक्टिव माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दे दिया आपको 100 किलो पास्कल, यानी सिग्मा 3 आपको पता चल गया कि 100 है और सिग्मा 1 आप निकाल लोगे रेशियो से कि 400 किलो पास्कल आ जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि फाई की वैल्यू क्या होगी और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फेलियर पे डिफरेंस क्या होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑप्शन देख लेते हो तो। और मैंने पहले भी काफी वीडियो में सजेस्ट किया है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में टेस्ट सीरीज से ही आप ये हैबिट डालो कि पहले एमसीक्यूज पे नजर मारो, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो। उसमें काफी सारी गलतियां आप नहीं करोगे। एक तो होता है कि आपने फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दिया और बाद में कोई बेटर ऑप्शन था जो कि आंसर होना था वो रह गया आपका। काफी बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शंस देख के आइडिया लग जाएगा कि कैलकुलेशन कितनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ करनी है, तो उसमें आप जल्दी से क्वेश्चन को जज कर सकते हो कि अटेम्प्ट करना है कि आगे बढ़ना है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है कि आपने ये निकाल लिया और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डिफरेंस पूछा है, तो 400 में से 100 घटा के 300 आ गया सिंपल, और 300 एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आपके लिए क्वेश्चन इतना आसान हो गया है। हालांकि ये फाई की वैल्यू है, ये आप बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रोसीजर में इसका आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो ये वाला जिसमें ये था 1 माइनस साइन फाई, सॉरी 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई प्लस 2 सी डेज, और ये वाली टर्म इसका रूट। और इसको हमने इस तरीके से पढ़ा था कि इसकी वैल्यू इक्वल होती है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक है स्टैंडर्ड, आप ये फॉर्मूला याद रखो और हर जगह ये लगा दो। इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे आप वैल्यूज रखोगे तो ये 0 हो गया आपका। इक्वेशन बन जाएगी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 जो कि है 4 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाई 1 माइनस साइन फाई। इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो आपका साइन फाई इज इक्वल आ जाएगा 3/5 और साइन इनवर्स करके आ जाएगा 37 डिग्री। दूसरा आप कैसे कर सकते थे, आप मोर सर्किल की पिक्चर है ना उसको माइंड में रखो, आप इजीली इक्वेशंस लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका अब प्रॉब्लम इजी हो गई है, सिंपल हो गई है। ये मोर सर्किल है, आपका फेलियर एनवेलप है, वो ऐसे जाएगा क्योंकि अब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, सी 0 हो गया है। ऐसा अगर फेलियर एनवेलप है तो आप इस ट्रायंगल में ए बी सी, इसमें अगर ये एंगल फाई है तो आप लिख सकते हो कि साइन फाई विल बी इक्वल टू ये सिग्मा 1 हो सिग्मा 3 होता है, ये सिग्मा 1 होता है, तो साइन फाई विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी आपका हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, इस सर्किल का डाया का हाफ इसकी रेडियस, और ए सी आपका हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। तो यहां से ये आ जाएगा अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, तो यहां से भी 3/5 आ जाएगा, नहीं तो आप इस तरीके से कर लो जैसे आपको इजी लगे। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है कि मोर्स जो डायग्राम है उसमें रिलेशन मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस में इस तरीके से दिया गया है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो इक्वेशन देखी वो ही है, यहाँ पे इसमें एन फाई का रूट आएगा। एन फाई आप हमारा क्या था 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 था, जिसको हम 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई भी लिख रहे थे। तो यहाँ पे इसने ये पूछा है कि एन फाई किसके इक्वल है, यहाँ पर तो एन फाई हमारा इसके इक्वल है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आएगा, सॉरी सी नहीं आएगा, क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा कि ये 1 से ग्रेटर होगा। जो आपकी एन फाई वाली टर्म 1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि 1045 डिग्री तो 1 होता है, तो 1 से ग्रेटर होगा, तो 1 प्लस साइन फाई और 1 माइनस साइन फाई आएगा। ये यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि अनकंसोलिडेटेड ड्रेन्ड ट्रायक्सियल टेस्ट है, वो कंडक्ट किया गया नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के ऊपर। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम दिया है इसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम आपके लिए काफी इजी कर दी है कि डायग्राम ही दे दिया है। ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है जो कि आपको निकालना है, ये फेलियर एनवेलप की इक्वेशन आपको दे दी है, और ये आपको पता ही है मोर सर्किल है। अब ये फाई आप निकाल सकते हो ए बी सी, साइन फाई विल बी इक्वल टू
BC अपॉन AC, ये वाला एंगल 90 होगा तो ये डायगोनल AC होगा यहाँ पे। BC आपका हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, क्योंकि ये सेंटर है और ये सरफेस पे पॉइंट है जो ये रेडियस हो गई, अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। तो साइन फाई आपका आ जाएगा, ये सिग्मा 1 आपका यहाँ पर 200 है, सॉरी 200 हो जाएगा। सिग्मा 1 ये वाली डिस्टेंस है ना, और सिग्मा 3 आपका 100 है। तो 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 100 बाई 2 दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, ना लिखे तो भी चलेगा, और ये आपका आ जाएगा 1/3, यानी आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, सैचुरेटेड क्ले है और आप ड्रेन्ड टेस्ट कर रहे हो। ड्रेन्ड टेस्ट अगर क्ले पे आप कर रहे हो, सैचुरेटेड क्ले नॉर्मली कंसोलिडेटेड, तो उस केस में इसका बिहेवियर होगा वो सैंड के जैसे होगा। ये एज ए स्लरी होगा, जिस स्लरी में क्या होता है कि कीचड़ के जैसा, जिसमें कि कोहेसन नहीं होता है, जिसमें शियर स्ट्रेंथ होगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण होगी। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन होती थी ये वाली, इसमें C0 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे के क्वेश्चंस में भी काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है कि अनड्रेन्ड ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट कंडक्ट किया गया सैचुरेटेड क्ले सैंपल पर। सेल प्रेशर ये था, डेविड स्ट्रेस ये था, कोहेशन ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ क्ले क्या होगा। यहाँ पे अनड्रेन्ड ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट कंडक्ट किया गया है, पिछले में ड्रेन्ड था तो C0 हो गया था, यहाँ पे C0 नहीं होगा, बट यहाँ पर भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ पर अब अनड्रेन्ड है तो फाई 0 हो जाएगा। जो भी क्ले है अगर वो अनड्रेन्ड कंडीशन में है तो उसमें फिर फाई के कारण कोई जो सिग्मा डैश टेन फाई वाली के कारण कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, और उसका फेलियर एनवेलप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बनता है, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन थी फेलियर एनवेलप की कह सकते हो, शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन कह सकते हो, ये वाली थी। और अगर फाई 0 हो गया यहाँ पे तो ये टर्म तो 0 ही होगी और ये C कांस्टेंट होएगा। सेल प्रेशर आपका है 100 और डेविएटिव स्ट्रेस है 200, तो सिग्मा 3 तो आपका 100 हो गया। सिग्मा 1 क्या होगा, सेल प्रेशर प्लस डेविएटिव स्ट्रेस, तो ये हो गया 300, तो ये आ गया 300। ऐसा मोहर सर्किल बनेगा और ये फेलियर एनवेलप जा रहा है। आपसे क्या पूछा गया, कोहेसन, तो ये C है आपका फेलियर एनवेलप की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और मोर सर्किल का रेडियस के इक्वल होगा, ये मोर सर्किल की रेडियस हो जाएगी 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 100 आ जाएगा फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है कि लेबोरेटरी ट्राइएक्सियल टेस्ट कंडक्ट करना है हमें, किसके लिए कंडक्ट करना है, इनिशियल स्टेबिलिटी ऑफ फुटिंग ऑन ए सैचुरेटेड क्ले। सैचुरेटेड क्ले पे कोई हम फुटिंग बना रहे हैं, उसकी इनिशियल स्टेबिलिटी के लिए हमें टेस्ट कंडक्ट करना है। तो एक तो इनिशियल स्टेबिलिटी की जहां पर भी बात आ रही हो वहां पर क्ले वगैरह जैसी सोइल्स के लिए हम अनड्रेन्ड कंडीशन लेंगे, क्योंकि जब आपने फुटिंग बनाया है वहां पर तो इंस्टेंटली तो इनिशियली तो क्या होगा कि सोइल सैचुरेटेड है, पोर वाटर प्रेशर को एस्केप करने में टाइम लगेगा, तो उस ड्यूरेशन में भी आपका स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए। जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा है वो सोइल वहां पर है, वो उसको झेल जानी चाहिए, फेल नहीं होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पर और क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट होंगे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ क्ले, और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ सैंड। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैंड के लिए अगर हमें शॉर्ट टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए, हम कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट ही करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सैंड में हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं, सैंड में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को डिसिपेट होने में टाइम नहीं लगता है, के की वैल्यू सैंड में ज्यादा होती है, परमेबिलिटी के चैप्टर में हमने देखा था। तो के की वैल्यू ज्यादा होने के कारण पोर वाटर प्रेशर क्विकली एस्केप कर जाएगा, तो जो इनिशियल स्टेबिलिटी है उसमें वो पोर वाटर प्रेशर लंबे टाइम तक नहीं बना रहेगा, वो क्विकली एस्केप कर जाएगा। तो अब कंडीशन ड्रेन की जैसी ही होंगी, इसलिए हम ये वाला कंडक्ट करेंगे सैंड के लिए। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट है, ये किसके लिए होगा, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ अनलोडिंग प्रॉब्लम। क्या हो रहा है कि आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, कोई फुटिंग बनाई हुई थी, उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर था, उसका लोड उस पर आ रहा था,
अब क्या करना है, आपको उस स्ट्रक्चर को हटाना है। तो अब वो सॉइल की स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी, क्या वो स्टेबल होगी, नहीं होगी। तो इस टाइप के अनलोडिंग प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हम कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट करेंगे, क्योंकि सॉइल आपकी एक्चुअल फील्ड में है, वो कंसोलिडेटेड तो है, उस पर पहले से लोडिंग थी, अब हम अनलोडिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में कंसोलिडेशन में हम ड्रेनेज अलाउ करेंगे और नेक्स्ट स्टेज हमारा अनड्रेन्ड होगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सेकंड। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आई, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको इतनी क्लैरिटी नहीं है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो ऐसे में आपको क्या करना है, काफी बार ऑप्शन से भी आपके लिए इजी हो जाता है आंसर करना। जैसे आपको ये तो पता चल गया होगा कि अनड्रेन्ड होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म इनिशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, इनिशियली तो पोर वाटर प्रेशर होगा, ड्रेन्ड कंडीशन नहीं होंगी, तो आपको पता चल गया कि 2 तो होगा ही होगा। अब और ये भी आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट नहीं होगा, सॉरी थर्ड नहीं होगा, क्योंकि थर्ड में तो ड्रेन्ड कंडीशन है। तो अगर इतना आपको पता है तो फर्स्ट में आपको कंफ्यूजन है तो भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा, क्योंकि या तो आप ये करोगे नहीं तो ये करोगे, आपको पता है ये होगा नहीं क्योंकि ड्रेन्ड नहीं होगा, तो फिर बी ही टिक करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 102 में दिया है कि कौन सा ऐसा फिगर है जो कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्ले सैंपल का फेलियर एनवेलप देता है। तो पीछे के क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं डिस्कस कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्ले है ड्रेन्ड कंडीशन में, तो उसमें क्या होगा, वो एक सैंड के जैसे बिहेव करेगी, उसका C0 होगा। वहीं पर अगर अनड्रेन्ड कंडीशन होगी तो फाई 0 होगा, स्ट्रेंथ होगी वो C के कारण होगी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये वाली इक्वेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 103 में दिया है कि हॉरिजॉन्टल और मैक्सिमम स्लोप जो सॉइल का होगा नेचुरल प्रोसेस से जो अज्यूम करेगा, गेन करेगा, उसके बीच के एंगल को क्या कहते हैं। तो काफी बार आपने बजरी का, सैंड का कोई ट्रक खाली होते अगर देखा हो, तो आपने देखा होगा उसको खाली करते हैं तो क्या होता है कि गिरता जा रहा है, मटेरियल गिरता जा रहा है और एक फिक्स सा स्लोप होगा, जिस स्लोप पे आके वो रुक जाएगा गिरना, कि अब ये इस स्लोप पे आके रुक गया है, अब यहाँ पर स्टेबल हो गया है ये। इस स्लोप पे फिर से आप अगर यहाँ पे कुछ डालोगे तो फिर से वो स्लाइड करके नीचे चला जाएगा, बट ये वाला स्लोप है ये स्टेबल है। तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। नेचुरली बिना किसी सपोर्ट के जिस भी स्लोप पे सॉइल स्टेबल है, स्लाइडिंग फर्दर नहीं हो रही है, उसको एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। कुछ स्पेशल कंडीशंस में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के इक्वल भी होता है, तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से जज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप बी को आंसर करोगे, बट कहीं पर ऐसे ऑप्शंस है कि ऑल ऑफ द अबव भी दिया है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी दिया है, थर्ड ऑप्शन भी ऐसा है कि रिलेवेंट है, वो एंगल ऑफ रिपोज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे में फिर ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन है वो आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो किसके साथ वेरी करता है। तो मैंने शियर स्ट्रेंथ वाला पढ़ाया थ्योरी, वहां पर भी मैंने किया था आपको एक्सप्लेन, और एक बार फिर से कर देती हूँ कि बेसिकली शियर स्ट्रेंथ में सिग्मा डेज टेन फाइव वाली टर्म है ना, ये सिर्फ उसी के सिमिलर है जैसे कि फ्रिक्शन में आपको म्यू एन मिलता है। ये कोई ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करा रहे हो, ये इधर से फोर्स लग रहा है एन, तो ये फ्रिक्शन फोर्स आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो म्यू और एन पे डिपेंड करेगा। म्यू जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। म्यू किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस की रफनेस पे। आपने ये तो काफी ज्यादा बार फील किया ही होगा फील्ड में कि कोई स्मूथ सरफेस है, दूसरी स्मूथ सरफेस आप उस पर खिसका रहे हो, कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। वहीं पर कोई रफ सरफेस है, उसको दूसरी रफ सरफेस पे आप खिसका रहे हो तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए होता है कि इसका थोड़ा सा हम मैग्नीफाइड व्यू देखें तो रफ सरफेस है वो ऐसी होगी, दूसरी रफ सरफेस भी ऐसी है, तो वो एक दूसरे के अंदर पार्टिकल्स फंस जाते हैं और फिर हमें खींचने में दिक्कत आती है। और यहाँ पर जो म्यू है इसके तो रिप्रेजेंट कर रहा है टेन फाइव वाले इक्वेशन, और एन आपका नॉर्मल जो फोर्स आप लगा रहे हो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा डेस वाला। अब यहाँ पर फाई किस पे डिपेंड करेगा, फाई क्या, टेन फाइव वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पार्टिकल्स के बीच में इंडिविजुअल जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो इंटरलॉकिंग हो रही है उसको। तो डेंसिटी सैंड की अगर ज्यादा होगी तो पार्टिकल ज्यादा पास पास होंगे, ज्यादा पास पास होंगे तो ये कॉन्टेक्ट एरिया है जो इनके बीच का ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, तो शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये एरिया ज्यादा होने के कारण फाई की वैल्यू बढ़ेगी अगर डेंसली पैक्ड है। तो नॉर्मल डायरेक्ट प्रेशर अगर है, ये ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, अगर ये बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, कॉन्टेक्ट एरिया ये वाला बढ़ेगा, एरिया ज्यादा होगा तो फाई की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। पार्टिकल शेप एंड रफनेस, पार्टिकल्स रफ है तो फाई की वैल्यू ज्यादा होगी ऑब्वियसली। पार्टिकल्स एंगुलर हैं
तो उनमें इंटरलॉकिंग अच्छे से होगी और फाई की वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा, सारे ही ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 में दिया है कि सैंड है, उसकी डेंसिटी, वो कौन सी डेंसिटी है सैंड की जिसमें कि शीयरिंग स्ट्रेन के इफेक्ट के कारण, शीयरिंग स्ट्रेन किसके कारण आ रहा है, शीयर स्ट्रेस के कारण ऑब्वियसली, तो शीयर स्ट्रेस के कारण शीयरिंग स्ट्रेन आ रहा है, बट इस शीयरिंग स्ट्रेन के कारण वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी कौन सी डेंसिटी होती है? तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर हम देखें तो ये यहाँ पर स्ट्रेन है और यहाँ पर ये वॉर्ड रेशियो है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वर्ड रेशियो है ये भी चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, अगर लूज सैंड है, पहले से वर्ड रेशियो कम है, पहले से वर्ड रेशियो ज्यादा है सॉरी, तो अब वो वर्ड रेशियो कम होगा, वो ऐसे 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 इस तरीके से डिक्रीज होगा। वहीं पे अगर डेंस सैंड है तो उसका वर्ड रेशियो काफी कम है, तो शीयरिंग स्ट्रेन के कारण वो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज इंक्रीज होगा, जो कम है वो बढ़ेगा, ज्यादा है वो घटेगा। और एक ऐसा वर्ड रेशियो भी होता है कि अगर सोइल का वर्ड रेशियो इसके इक्वल है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बेसिकली लूज सैंड या डेंस सैंड है, इनका वर्ड रेशियो चेंज होकर अल्टीमेटली ये क्रिटिकल वर्ड रेशियो पे पहुंचता है। और इनकेस अगर पहले से ही क्रिटिकल वर्ड रेशियो जितना ही वर्ड रेशियो उसमें है तो उसमें फिर शीयरिंग स्ट्रेन के कारण वर्ड रेशियो को अफेक्ट नहीं होगा। और ये वाली लाइन है ये क्रिटिकल वर्ड रेशियो को शो कर रही है और आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन आके इसी पे मिल रही है। तो अगर वर्ड रेशियो क्रिटिकल वर्ड रेशियो है तो उस केस में जो डेंसिटी होगी उसको क्रिटिकल डेंसिटी बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी अगर क्रिटिकल डेंसिटी के इक्वल हुई तो वॉल्यूम में कोई चेंज हमें नहीं देखने को मिलेगा शीयरिंग स्ट्रेन के कारण, क्योंकि वर्ड रेशियो चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वर्ड रेशियो सेम रहेगा तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 में दिया है कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? तो S इज इक्वल टू होता है C प्लस सिग्मा टेन फाइव, ये सिग्मा डेस टेन फाइव लिखते हैं इसको क्योंकि हम यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस लेते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, गलत। इज प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, सही हो गया। डी ऑब्वियसली गलत होगा, सी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 में दिए है कि यहाँ पर जो प्लेन्स है, मतलब कौन सा ऐसा प्लेन होगा जो कि मोस्ट लाइकली है फेलियर के लिए। डिफरेंट प्लेन यहाँ पर हमें दिए हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सबको लगता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है वहीं पे तो फेलियर होगा। यही तो होता है सोम में, जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो फेलियर होता है। लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया था आपको शियर स्ट्रेंथ में कि ऐसा नहीं होता है। फेलियर वाला प्लेन कौन सा होगा, जिसका एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी मैक्सिमम है। एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी क्या होता है, जैसे ये मोर सर्किल है, ये कोई पॉइंट ए है, इसको मैं यहाँ से मिलाऊं तो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी होगा ए के लिए। वहीं पे अगर मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेती हूँ सी, इसको यहाँ से मिलाती हूँ तो ये सी के लिए एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है। तो वो पॉइंट जिसके लिए एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी बीटा मैक्सिमम होगा वो शीयर फेलियर वाला प्लेन होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि ये टेन बीटा का इक्वेशन ये होती है। तो टेन बीटा रिप्रेजेंट करे टो अपॉन सिग्मा को, तो इसने दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड कर लिया क्योंकि टो अपॉन सिग्मा का रेशियो है। अब ये तो पहले जो हमें लग रहा था, जो दिक्कत हो रही थी कि सेम सॉइल है, एक का पर इतना स्ट्रेस आ रहा है दूसरे पे इतना आ रहा है, तो अब होना तो ये चाहिए 20 वाला फेल हो, लेकिन हो सकता है कि 10 वाला फेल हो जाए, 20 वाला बियर कर ले उसको। क्यों कर लेगा बियर, की इस पे सिग्मा डेस जो एक्ट कर रहा था वो ज्यादा था, तो इसने टो और सिग्मा डेस दोनों को कंसीडर कर लिया है। ये दोनों का रेशियो ले रहे हैं, सिग्मा डेस जितना ज्यादा होगा बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, सॉरी बीटा की वैल्यू कम होगी तो फेलियर नहीं होगा। ऐसा प्लेन जिसमें शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, सिग्मा मिनिमम है, मतलब इन दोनों का रेशियो है वो मैक्सिमम है, वो फेलियर प्लेन होगा। तो यहाँ पर सी आ जाएगा आंसर। और अगर कोई फाई सॉइल है ओनली, यानी C0 है अगर किसी सॉइल में, तो ये उसके फाई के इक्वल भी आ जाता है, जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है उसके बीटा मैक्सिमम वाला। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया है कि कोई फाउंडेशन है सॉइल का, टॉप ऑफ द डैम, वर्ड रेशियो ये है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 लेना है, तो मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड एग्जिट ग्रेडियंट क्या होगा। कर चुके हम ऐसे क्वेश्चन पहले, बट ये फैक्टर वाला नई चीज थी तो मैंने डाल दिया है क्वेश्चन यहाँ पर। IC क्या होता है, G-1/1 + E। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि फेलियर वाला तो I क्या है और I परमिसिबल क्या है। आपको I परमिसिबल चाहिए तो इसको आप 2.5 से डिवाइड कर दो,
कि अगर इतना पे फेलियर हो रहा है तो मैं इसमें 2.5 से डिवाइड करके जो आएगा मतलब इतना ही परमिसेबल है, इतना ही परमिट कर रही हूँ, अलाउ कर रही हूँ। तो ये 0.4 आ जाएगा, ji माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, यानी आई सी इज इक्वल टू 1 पे फेलियर हो रहा है तो आप 0.4 तक ही अलाउ करोगे, इतना सेफ्टी लेके चलोगे। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज और shear स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट में हम जो आगे के टॉपिक्स हैं होपफुली कंसोलिडेशन या कॉम्पैक्शन में से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।